सस्नेह, जय ज्योति, जय भीम, जय शाहू, जय जिताओ। आज का यह 5वां एपिसोड लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन जयंती महोत्सव हम करने जा रहे हैं और बाबा साहब के विचारों का जो उत्सव करने जा रहे हैं उसका आज का यह 5वां एपिसोड हम करने जा रहे हैं। और आज के दिन हम चर्चा के लिए विषय ले रहे हैं बाबा साहब का जो समूचा आंदोलन है जिसे हम फुले शाहू अम्बेडकराइट आंदोलन कहते हैं, वह आंदोलन और हमारी जिम्मेदारी क्या है। वैसे बाबा साहब के आंदोलन को लेकर काफ़ी और कई तरह के लोगों के अपनी कुछ राय हैं और लोग अपने तरीके से इस आंदोलन की डेफिनेशन बनाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सही मायने में बाबा साहब का आंदोलन हम चलाते हैं। वो कैसे? तो वो कहते हैं कि हम अखबारों में लिखते हैं, हम खुद के अखबार निकालते हैं, हम खुद के चैनल्स निकालते हैं, तो हम सही मायने में आंदोलन चलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आंदोलन तो हम चलाते हैं, आप कैसे चलाते हैं? तो वो कहते हैं कि ये आंदोलन चलाते समय हम जो इतने गाँवों में, इतना तहसीलों में, इतने जगहों पर हम ये आंदोलन चला रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। वो अपनी आंकड़े भी बड़े ज़्यादा बताते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आंदोलन हम चलाते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम इलेक्शन की उम्मीदवारी करते हैं, हम पर्चे भरते हैं और हम कंटेस्ट भी करते हैं, तो हम सही मायने में आंदोलन चलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम आंदोलन चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर बार बहुत आगे रहते हैं, हम मोर्चे निकालते हैं, हम आंदोलन में हम जो फील्ड की जो लड़ाई है, जो ग्रास रूट की लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ते हैं, हम आंदोलन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आंदोलन हम करते हैं। कैसे? तो कहते हैं भैया हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद माला पहनते हैं और हम जब देखो तब बुद्धंग नमामि, धम्मंग नमामि, संघंग नमामि की रट लगाए रहते हैं, हम सही मायने में आंदोलन चलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आंदोलन तो हमारी भाई पक्की जैसे रियायत है, हम आंदोलन चलाते हैं। क्यों? तो हम केडर बेस काम करते हैं, हम आंदोलन चलाते हैं। आंदोलन असल में होता क्या है? ये आंदोलन है क्या? बाबा साहब का जो समूचा आंदोलन है, उस आंदोलन का डेफिनेशन बस एक सेंटेंस में रखा गया और एक सेंटेंस में वो आंदोलन का डेफिनेशन रखते समय कहा गया कि इंसान को इंसान के इंसानी हक देने वाला जो आंदोलन है वो बाबा साहब का आंदोलन है। इंसान को इंसान के इंसानी हक देने वाला आंदोलन वो बाबा साहब का आंदोलन है। इसी आंदोलन को लेकर कई बार बहुत सारी लोग चर्चाएं करते हैं और कहते हैं कि ये आंदोलन खत्म होता जा रहा है। कुछ लोगों ने इस पर लिखा, कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने फिर मीडिया को तो जैसे पड़ी ही थी, ओपिनियन मेकर्स बैठे ही है वहाँ पर, तो उन्होंने कहा क्या सही मायने में बाबा साहब का आंदोलन खत्म होने जा रहा है, यह आंदोलन खत्म हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा आंदोलन कैसे खत्म हो सकता है? भाई आंदोलन खत्म हो रहा है, ऐसे कहने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन नहीं खत्म होगा। इस आंदोलन की अपनी कुछ एक पुख्ता नींव है, आंदोलन नहीं खत्म होता। तो चलिए ज़रा यही देखते हैं कि यह आंदोलन खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इस आंदोलन की दिशा क्या चल रही है और इस आंदोलन के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है। एक, बाबा साहब का अगर आंदोलन पूरा समझ लेना है तो इस आंदोलन को 2 पार्ट में करना पड़ेगा। जैसे कि बाबा साहब के दौरान, बाबा साहब जब थे तब का आंदोलन क्या था और पोस्ट अम्बेडकराइट आंदोलन जो है, जो कि बाबा साहब के बाद का, यानी कि 1956 से लेकर जो आगे का आंदोलन है वो आंदोलन कैसे था, इस पर ज़रा सोचना पड़ेगा। चलिए ज़रा बाबा साहब के दौरान, बाबा साहब जब थे तब का जो आंदोलन था वो कैसे था, उसके बारे में ज़रा सोचते हैं। मैं जब अम्बेडकराइट आंदोलन ऐसा शब्द यूज़ कर रही हूँ तो ये बात कतई नहीं कि ये किसी व्यक्ति के नाम से आंदोलन आइडेंटिफाई हो रहा है। अम्बेडकराइट यह सिर्फ व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि यह एक आइडियोलॉजी है और इस आइडियोलॉजी को, इस विचारधारा को जब समूचे विश्व में जाना जाता है कि जब अगर समूचे विश्व में अगर साम्यवाद को जाना जाता है, समूचे विश्व में अगर कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद को जाना जाता है, वैसे ही समूचे विश्व में डिप्रेस्ड क्लास की जो मूवमेंट है, उस डिप्रेस्ड क्लास की मूवमेंट को अम्बेडकरवाद के नाम से जाना जाता है।
तो ये डिप्रेस्ड क्लास की मूवमेंट कब से शुरू हो गई थी? वो बाबा साहब के पहले भी कुछ लोगों ने ये मूवमेंट शुरू की थी। जैसे मराठी में कहते हैं ना, ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झाला से कळस, कि नींव कोई रखता है और उस पर एक आखिरी जो झंडा है वो कोई और लगाता है। वैसे अगर बहुत पहले अगर देखा जाए तो शिवराम बापू वलंकर जैसे कुछ लोग हैं कि जिन लोगों ने डिप्रेस्ड क्लास की मूवमेंट यहाँ पर चलाई हुई थी। उसके बाद क्रांतिबा ज्योतिबा फुले आते हैं। मैं ज्योतिबा फुले जी का यहाँ ब्यौरा बहुत कम करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे क्रांतिबा जी पर 11 तारीख को बात करनी है, जब हम क्रांतिबा जी का जन्मदिन मनाएंगे। उस दिन हम क्रांतिबा जी पर अपनी बात रखेंगे। फिलहाल फुले जी ने अपने आंदोलन का एक कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद बाबा साहब आते हैं। बाबा साहब ने जो आंदोलन किया वो हर मकाम पर, हर पादान पर, हर कदम पर वो सक्सेस होता नज़र आता है। जैसे कि बाबा साहब के आंदोलन के अगर माइलस्टोन देखे जाए तो उस माइलस्टोन में जैसे हमने कई बार चर्चा में किया है कि मनुस्मृति का दहन हो। बाबा साहब ने कहा, करके दिखाया। बाबा साहब जब कहते हैं कि मेरे लोगों को मुझे बराबरी का हक देना है, मेरे लोगों को यानी किसी एक जाति के नहीं, बल्कि जो भी डिप्रेस्ड है उन सभी को जो हक दिलाना है, मैं वो मूवमेंट चला के रहूँगा। ये बात तय हो जाती है, लोग मानने लगते हैं। बाबा साहब ये कस्बे तडौले और कितनी ही जगहों पर जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, उन सेमिनार्स में अपनी बहनों को, अपनी माँओं को कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके कपड़ों से, आपके रहन सहन से कोई ये अंदाज़ा ना लगाए कि आप कौन है। कुछ लोग बाबा साहब पर टिप्पणी करते हैं, जैसे कि अब ये मेरा जो लाइव चल रहा है, मैं जानती हूँ कि कितने ही आरएसएस के कार्यकर्ता इस लाइव को देख रहे हैं, और वो आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता है वो बाबा साहब पर एक जैसे एक आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि अरे भाई, बाबा साहब का जो आंदोलन था तो बाबा साहब तो हमेशा ऐसे सूट बूट में क्यों दिखते थे। तो बाबा साहब का उस पर यह कहना था कि मेरा समाज पहले से ही नंगा भूखा घूम रहा है, उस समाज को अगर अच्छी जीवन शैली मुझे दिलानी है तो पहले अच्छी जीवन शैली क्या होती है वो उनको मुझे बतानी होगी, और इसलिए मुझे चाहिए कि मैं इन लोगों को समझा दूं ये क्या है। बाबा साहब कहते हैं मैं अपने लोगों के सामने एक आइकॉन बन के हूँ, इसलिए अगर मैं सूट बूट में उनके सामने खड़ा रहूँगा और बात करूँगा तो मेरे लोग भी इस तरह से सूट बूट में रहने की वो मनीषा लेकर वो अपने को प्रोग्रेसिव मोड में ले जाएंगे। वही बाबा साहब हर एक कदम पर उनका जो आंदोलन है वो सक्सेस होता नजर आता है। और एक बात, बाबा साहब जितने भी टूल्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब कभी बाबा साहब को ऐसे लगा कि मैं इस वे से जा रहा हूँ, मैं इस टूल के जरिए मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर उस टूल में अगर उन्हें ऐसे लगा कि नहीं इसमें मुझे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है, तो बाबा साहब तुरंत वह टूल बदल भी देते हैं, वह टूल बदलने की मंशा भी रखते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जो बाबा साहब हिंदू धर्म के सुधारणा की बात करते हैं और हिंदू धर्म में सुधारणा होनी चाहिए, इस पर बार बार अपनी राय रखते हैं, वही बाबा साहब जब यवला में, जहाँ मुक्ति भूमि हम कहते हैं, उस मुक्ति भूमि पर कहते हैं कि मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये लोग सुधर जाए, अगर आप हमें समता मूलक समाज के हिसाब से वह इंसानी हक देने के लिए तैयार नहीं हो तो हमें आपके बारे में सोचना पड़ेगा, और शायद हमें दूसरा कुछ जो पर्याय व्यवस्था है उसके बारे में इसमें भी सोचना पड़ेगा। और यही बाबा साहब जो इन 1935 को यह घोषणा करते हैं, उसे 1956 को पूरा करते दिखते हैं, कामयाब होते हैं। हर कदम पर बाबा साहब की मूवमेंट जो है वो कामयाब होती नज़र आती है। वही बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर की हैसियत से और हिंदू कोड बिल पर वह इस्तीफ़ा दिए जा रहे हैं, तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरी जो मूवमेंट है, जो कुर्सी मुझे मिली है, वो कुर्सी मेरे लोगों को हक दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए की कुर्सी है। अगर मैं अपने लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थ हूँ और इस कुर्सी के ज़रिए अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो लानत है उस पर जिसके ज़रिए मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ जिसके लिए मैं आजीवन संघर्ष कर रहा हूँ। और बाबा साहब
अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी कुर्सी का इस्तीफा तक देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बाबा साहब वह करके दिखाते हैं। वही बाबा साहब, मैं अपने समाज को समतामूलक समाज व्यवस्था में ला कर रखूँगा, यही बात करने के लिए बाबा साहब संविधान लेखन में बड़ा अहम रोल निभाते हैं। जहाँ पर बाबा साहब हमें वोटिंग राइट देते हैं, जिस वोटिंग राइट के हिसाब से आज की तारीख में अगर रतन टाटा रहेंगे तो वो भी एक ही वोट देंगे, और अगर फुटपाथ पर का कोई भिखारी होगा तो वो भी एक ही वोट दे पाएगा। एक एक कलम के ज़रिए, एक ही कलम की फटकार में सभी लोग एक एक इक्वल बॉर्डर लाइन पर बाबा साहब ला कर रखते हैं। ये बड़ी अपने आप में बड़ी बात हुई। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही है, बाबा साहब 1956 को धम्म देते हैं। उसके बाद बहुत कम अवसर बाबा साहब को मिलता है अपनी बातें, जैसे कि धम्म को समझाना है, लोगों में वो कल्चर और ज़्यादा तरीके से बताना है। और उसके बाद बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होता है। शुरू होता है पोस्ट अम्बेडकराइट दौर। पोस्ट अम्बेडकराइट दौर में जब हम देखते हैं तो पोस्ट अम्बेडकराइट दौर के हम कुछ और हिस्से बनाते हैं। जैसे कि पोस्ट अम्बेडकराइट दौर के जो माइलस्टोन है, उसमें एक जिसे हम रिडल्स इन हिंदुज़म का एक बड़ा माइलस्टोन कहते हैं। एक दूसरा माइलस्टोन आता है जो दलित पैंथर का माइलस्टोन है। तीसरा महाराष्ट्र में जो नामांतर का आंदोलन चला, उसका आंदोलन हुआ या रुडाल उसका जो प्रयोग हुआ, जिसे हम रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिति इस नाम से भी जानते हैं। अब जो आंदोलन बाबा साहब के रहते हर पादान पर, हर कदम पर सक्सेस होता जा रहा था, वही आंदोलन बाबा साहब के बाद थोड़ा सा हिला हुआ नजर आता है। रिडल्स इन हिंदुइज्म या दलित पैंथर के बाद दलित पैंथर के लोगों का थोड़ा सा बिखरना, इधर उधर जाना, और उसके बाद जो है नामांतर की मूवमेंट आती है कि औरंगाबाद विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देना है। अभी भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमने क्या हासिल किया। एक विश्वविद्यालय को नाम देने के लिए 12 से 14 साल की लड़ाई लड़ी। एक विश्वविद्यालय को नाम देने की जो लड़ाई हमारी चल रही थी, उस लड़ाई के चलते हमारी एक पीढ़ी जैसे चली गई। जो पीढ़ी शायद हमारी डॉक्टर इंजीनियर दिखती, वो पीढ़ी कहीं तो क्लिनिकल में दिखी। फिर जाकर अब जब पीढ़ी हमारी जो पीढ़ी साइबर सिलिकॉन वैली में दिखती, वो खैरलांजी की ओर से फिर और पीछे आ गई। अब कहीं जाकर हम डॉक्टर और इंजीनियर की हैसियत से दिख रहे हैं। हम कहाँ पर है? बाबा साहब के आंदोलन का पोस्ट अम्बेडकराइट जब हम देखते हैं कि हर कदम पर आंदोलन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेकमेट होता नजर आता है। क्या आसार है, क्या कारण है इस बात के? इस बात पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि यह आंदोलन जैसे खत्म होता जा रहा है। जैसे किसी ने कहा कि आंदोलन खत्म होता जा रहा है, दूसरे ने कहा अरे आंदोलन खत्म नहीं होता है। असल में है क्या बात ये? क्या सही में आंदोलन, आपको लगता है कि आंदोलन खत्म होता जा रहा है? भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि बाबा साहब के आंदोलन को ये मात कहाँ से मिल रही है या इसके कारण क्या है, तो हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस आंदोलन को मात कहाँ पर मिल रही है। तो फिर हमारी समझ में आता है कि पोस्ट अम्बेडकराइट आंदोलन की समीक्षा करते समय, पोस्ट अम्बेडकराइट आंदोलन का एनालिसिस करते समय हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन का ही एनालिसिस कर रहे हैं। असल में पोस्ट अम्बेडकराइट आंदोलन का जो एनालिसिस होता है उसमें दो चीज़ें हैं, एक राजनैतिक आंदोलन और दूसरा है वो यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन। तो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन का इवोल्यूशन हम कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आंदोलन की ही बात कर रहे हैं। शायद वहीं पर हम थोड़ा बहुत चूक रहे हैं। बनते गुरु धम्मो जी वंदामी, अच्छा लगा कि आप यहाँ लाइव पर हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन को एक यहाँ पर रखते हुए और राजनीतिक आंदोलन, अगर दोनों को देखा जाए तो इसमें क्या और हम बदलाव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आयुष्मान धीमंत विजय मानकर साहब को कोट करना चाहूँगी,
बाबा साहब की मूवमेंट को सही मायने में जिन लोगों ने समझा, उसमें से मुझे जो एक अच्छा नाम लगता है वो है माननीय कांशीराम जी। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया था, वह आंदोलन और उसके बाद जो अब जो काम कर रहे हैं लोग, उनमें विजय मानकर साहब जो अपना एक वैचारिक दार्शनिक योगदान इसमें दे रहे हैं। तो इन्होंने एक सेमिनार पूना में लिया था, और पूना के उस सेमिनार में राजा ढाले साहब थे, जवी पवार साहब भी थे, महातेकर काका भी थे, लक्ष्मण माने साहब भी थे, और बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग सेक्टर से आकर, जैसे कि ट्राइबल सेक्टर से कुछ लोग थे, कुछ शेड्यूल कास्ट के सेक्टर से थे, कुछ शेड्यूल ट्राइब से थे, कुछ महिलाएं थी, और अपनी अपनी बात रख रही थी। और बात थी 4 चीज़ों पर। क्या? पोस्ट अम्बेडकराइड आंदोलन में बाबा साहब का आंदोलन क्या होगा, उसका ढांचा रखा गया। वो ढांचा, इसके 4 पिलर्स रखे गए। इन 4 पिलर्स में फर्स्ट पिलर जो है वो कहते हैं कि यहाँ कास्टलेस इकोनॉमी का निर्माण करना पड़ेगा। जात निहाय अर्थव्यवस्था जो है उसे ध्वस्त करना होगा और कास्टलेस इकोनॉमी तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा, रितेश कामले जी, मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ। अक्षय खुबरागड़े, सभी के लिए जय भीम। पहली बात कि कास्टलेस इकोनॉमी लानी है। दूसरी बात जो है वो है कि राज्य समाजवाद यानी कि स्टेट सोशलिज्म हमें लाना है। तीसरी बात, भारत बौद्धमय कराना है। और चौथी बात जो है वो हमें शासन करती जमात बनाना है। अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग ये पहले के 3 माइलस्टोन है वो छोड़ देते हैं और डायरेक्टली शासन करती जमात बनाना है, इसी पर बात करने लगते हैं। थोड़ी सी ज़रा कुछ गलती हो रही है। चलिए ज़रा एक एक पिलर को समझने की कोशिश करें हम। पहला पिलर, कास्टलेस इकोनॉमी। ये कास्टलेस इकोनॉमी क्या है? तो बाबा साहब कहते हैं कि संविधान के पहले इस देश में जो वर्ण व्यवस्था थी, उसी वर्ण व्यवस्था ने जहाँ जहाँ गांव देहात और रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया की एक इकोनॉमी बना ली थी। इस इकोनॉमी को महाराष्ट्र में और मराठी में खासकर 12 बलुतेदार आणि 18 बलुतेदारांची व्यवस्था असे म्हटले जाते। ये 12 बलुतेदारों की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या है कि हर एक अपनी जाति के हिसाब से काम करेगा। यानी कि सुतार है तो लकड़ी का काम करे, चमार है तो जूते जोतने का काम करे, किसान है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी खेती संभाले, अगर कोई माली है तो वो फूल काम या बाग का भी काम जो भी है वो काम करे, कुम्हार है तो वो मिट्टी के घड़े बनाने के काम करे। अगर हर एक अपनी जाति के हिसाब से काम करे। बाबा साहब कहते हैं ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जो जिस जात में जन्मा है उस जाति के आधार पर उसे काम करने की जबरन आप जब उसे काम करने के लिए बाध्य करते हो, एक तरह से आप उसका हक नकार रहे हो। बाबा साहब कह रहे हैं कि हर एक को, ना वो किस जाति में जन्मा है इसके हिसाब से, बल्कि उसका बौद्धिक स्तर क्या है उसके हिसाब से काम करने मिलना चाहिए। वो कैसे? तो बाबा साहब कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म व्यवस्था जो है ये अनेक मंजिलों का एक घर बना हुआ है, एक बहुत बड़ा, और इसमें निचले मंजिल पर जो होता है, जो फर्स्ट फ्लोर पर है, वो कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो टॉप फ्लोर पर नहीं जा पाता, और जो टॉप फ्लोर पर है वो कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, वो निचले क्योंकि पहले फर्स्ट फ्लोर के आदमी को टॉप फ्लोर पर जाने के लिए या टॉप फ्लोर को नीचे फ्लोर पर आने के लिए कोई सीढ़ी लगाई हुई नहीं है। ये अनेक मंजिलों का घर तो है लेकिन इसमें कोई सीढ़ी नहीं है। ये बात बाबा साहब कर रहे हैं। यानी कि बाबा साहब कहते हैं कि हम संविधान क्यों बात कर रहे हैं, मनु की जो व्यवस्था थी वो जन्माधिष्ठित व्यवस्था थी, जो जिस जाति में जन्मा है वो वही काम करे, और जो संविधान ने जो व्यवस्था बनाई वो गुणाधिष्ठित व्यवस्था है, जिसमें जो गुण है उस गुण के हिसाब से वो अपना काम करते जाए। अभी ये जो जन्माधिष्ठित और गुणाधिष्ठित ये जो बातें हैं, इनमें कास्टलेस इकोनॉमी, बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा कि कोई इस जाति में है और वो वही काम करेगा, नहीं चलेगी बात।
अगर किसी को बहुत अच्छी वो शिक्षा दे सकता है तो वो शिक्षक बन सकता है। अगर कोई मेडिकली जानकारी रखता है तो वो डॉक्टर बन सकता है। अगर कोई अच्छा गाता है तो वो सिंगर भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो तानसेन और भीमसेन जोशी जी हो। भीमसेन जोशी जी तो गा सकते हैं और वो बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन भीमसेन जोशी जी जैसे अच्छे गायक हैं वैसे आनंद शिंदे भी अच्छे गायक हैं। अगर टीचर और अगर हम शिक्षा की बात करने लगे तो जितने अच्छे शिक्षक किसी एक जाति में होंगे दूसरी जाति में भी होंगे। बात जाति की नहीं होनी चाहिए, बात बुद्धि की होनी चाहिए। यह है कास्टलेस इकोनॉमी। अब आप सोचिए, क्या हम कास्टलेस इकोनॉमी में पूरी तरह से सक्सेस हो पाए हैं? क्या कास्टलेस इकोनॉमी हम पूरी तरह से स्थापित कर पाए हैं? कुछ लोग कहेंगे, अपर कास्ट के लोग कहेंगे, अरे हाँ हम तो ये कर पाए हैं, कास्टलेस इकोनॉमी तो इस देश में हमने कर रखी है। लेकिन ऐसे नहीं है। जब हम गांव खेड़े की बात करते हैं, देहातों की बात करते हैं, तो अभी भी कास्टलेस इकोनॉमी हमें नहीं दिखती। कितने ही गांवों में किसी एक शूद्र जाति का, किसी एक अवर्ण जाति का कोई इंसान अपनी शिक्षा के बलबूते पर वह अच्छी कोई कमाई कर लेता है, और अच्छी खासी कमाई करने के बाद जब उसे लगता है कि मैं अपना अच्छा घर बना लूँ, मैं अपना अच्छा मकान बना लूँ, मैं बड़ी सी गाड़ी ले लूँ, मैं और कुछ चीज़ें कर लूँ, तो कितने ही बार उस पर मॉब लिंचिंग के अटैक हो जाते हैं। आपने देखा है लातूर के महाराष्ट्र का लातूर डिस्ट्रिक्ट में उदगीर नाम का जो तालुका है, रुद्रवाड़ी नाम का छोटा सा गांव, इस गांव में सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छे घर के एक मातंग समाज के लड़के ने अपनी शादी के दौरान वह घोड़े पे बैठकर उसने चाहा कि अपनी शादी के बारात वो धूमधाम से घोड़े पर बैठकर निकाले। बस इसी बात को लेकर उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा, उसके घर वालों को मारा पीटा। अब कुछ लोग कहते हैं कि वह मंदिर में गया ही था। वह मंदिर में क्यों गया, जाना चाहिए कि न चाहिए, इसके जवाब बाद में ढूंढेंगे। लेकिन वो कहीं भी आ जा सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 3 आर्टिकल 19, ही हैज़ दैट राइट दैट ही कैन गो ईच एंड एवरीवेयर। उसे उस बात का हक है, ये बात आप समझ लीजिए। ऐसे ही हम जलगांव डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं तो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर कोई दो बच्चे किसी बावड़े में कूदते हैं, नहाने की कोशिश करते हैं। शूद्र के अछूत के बच्चे ने हमारी बावड़ी जैसे अशुद्ध कर दी, हमारा पानी अशुद्ध कर दिया करके उसे कितना ही मारा पीटा जाता है। कास्टलेस इकोनॉमी अभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। कास्टलेस इकोनॉमी अभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। इसका और एक प्रमाण हम आपको दे सकते हैं कि आज की तारीख में हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में जितनी भी आरक्षित जगहें हैं, हमारे लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षित जगहों से कंटेस्ट करते हैं। अभी भी यहाँ के जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनकी इतनी मानसिकता नहीं बनी है कि यहाँ का जो भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या नोमेडिक ट्राइब का अगर कोई है, और इफ ही हैज़ दैट कैलिबर, इफ ही हैज़ दैट कैपेसिटी, देन ही कैन कंटेस्ट फ्रॉम ओपन कैटेगरी ऑल्सो। यह हजम नहीं होती है बात उनके लिए, ये वो हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा इंसान और जगहों से भी कंटेस्ट कर सकता है। उनका कहना है कि नहीं, उनका जो कंटेस्ट करना है वो रिजर्व कैटेगरी से ही कंटेस्ट करना चाहिए। इस पर और एक बात सोच लीजिए, यानी कि अगर ये भी जगह नहीं होती तो शायद हमें कंटेस्ट करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। यहाँ अवसर मिलना भी बड़ी बात है। चलिए ज़रा दूसरे पिलर पर आते हैं। एक हो गया कास्टलेस इकोनॉमी, दूसरा स्टेट सोशलिज्म। बाबा साहब स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं। इस स्टेट सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाबा साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ प्रोविजंस रखे हुए हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 to 51 में रखे गए हैं। ये आर्टिकल 36 to 51 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखे गए उसमें कहा गया कि राज्य में रहने वाले हर एक नागरिक की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। स्टेट शुड बी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीज ब्रेड एंड बटर।
मैंने बहुत बहुत दिन हो गया उसको, जब हम यशोदा में काम करते थे। और यशोदा में काम करते समय सेरी कैंपेन फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इन इंडिया, साउथ में MC राज करके है, ये जो लोग हैं, तो इन लोगों ने एक अच्छा सा सेमिनार पूना के यशोदा में रखा था। और उस सेमिनार में अब के खासदार और मिनिस्टर साहब आयुष्मान रामदास आठवले साहब आए थे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आठवले साहब अच्छा बोल पाते हैं कि नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं खुद इस बात की साक्षी हूँ कि आठवले साहब वहाँ पर बहुत फर्राटे की अंग्रेजी के साथ बोल रहे थे। और फर्राटे की अंग्रेजी के साथ जब वह बोल रहे थे तब उन्होंने एक बात रखी थी कि शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट शुड बी फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द इलेक्शन कंटेस्टिंग। इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट को स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग देनी चाहिए। और यह फंडिंग देते समय उसके लिए कुछ प्रोविजंस भी है। क्या प्रोविजंस है? जो कैंडिडेट पहले के इलेक्शन में जो विनिंग कैंडिडेट है, उस विनिंग कैंडिडेट के प्रोपोर्शन में कम से कम 10% से ज़्यादा अगर वोट लेता है तो अगले इलेक्शन में उसे कंटेस्ट करने के लिए फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट ने देनी चाहिए। और इस पर के बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के रेफरेंस आयुष्मान आठवले साहब उस मीटिंग में दे रहे थे। हमें यह सुनकर बड़ा अचरज हो रहा था कि इतनी बड़ी बात हमें पता नहीं है या इस पर हम सोचते नहीं है। हालांकि ये भी बात है कि आठवले साहब ने यह बात कभी पब्लिकली भी नहीं कही है। वो उन्होंने पब्लिकली अगर कही होती तो शायद हम लोगों को और ज़्यादा पता होती। प्रवीण हाटेकर, मुस्लिम ख्रिश्चनांची जशी अर्थव्यवस्था आहे तशी नवबौद्धांची अर्थव्यवस्था निर्माण होईल का? प्रवीण दादा, मी तुमच्या प्रश्नाकडे येणार आहे, मी जरा 1 बाय 1 घेत आहे। ओके, प्रकाश वानखेडेजी जय भीम, आपल्या सगळ्यांना, योगेश गायकवाड जय भीम। स्टेट सोशलिज्म का अर्थ यह होता है कि इस देश में सिर्फ पूंजीपति ही नहीं बल्कि जो छोटे छोटे लोग हैं उनको भी जीने का हक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट सर्विस मिले या उन्हें सर्विस हर एक तरह की उन्हें अपनी आजीविका मिले। जिन्हें सर्विस और आजीविका नहीं है उन्हें अपने खुद के कारोबार, खुद के व्यापार करने के लिए बैंक से फंडिंग होना चाहिए। जिनके पास ये भी नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट ने खास तरह के कुछ और स्कीम बनानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग महामंडल बने हुए हैं। हालांकि महामंडल क्या चीज़ है ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जिन्हें ये भी नहीं है उन्हें एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत कुछ काम मिलना चाहिए। जिन्हें एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत भी काम नहीं मिल रहा है उनको बेरोजगार होने का भत्ता गवर्नमेंट ने देना चाहिए। ये चीज़ें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कही गई। अब क्या इसका पूरा हमें भुगतान मिलता है? क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है? इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी कहते हैं कि हम आपको स्किल डेवलपमेंट की स्कीम के तहत या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत बिना किसी चीज़ का तारण लिए हम आपको लोन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोन मिलता है? महाराष्ट्र में कोई तो एक एग्जाम्पल बताए कि बिना किसी गारंटी के क्या उसे किसी बैंक ने लोन दिया है? वो कितना भी काबिल हो उसे लोन नहीं मिलता है। यहाँ की बैंक सिस्टम हमें लोन नहीं देती। आप सोचिए भाई और बहनों, यह स्टेट सोशलिज्म है कि नहीं? क्योंकि जिस देश में मोदी मल्ल्या जैसे लोग करोड़ों कितने जीरो लगते हैं हमें पता नहीं है, इतनी रकम लेकर उड़ जाते हैं भुर्र से, उनका कुछ नहीं कर पाती गवर्नमेंट। और जो बहुत गरीब तबके में लोग हैं जो छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, कहीं वड़ा पाव की गाड़ी है, किसी की और कोई चीज़ है, जो छोटे ठेले और छोटे तबकों में काम करने वाले लोग हैं, जिनका छोटा मोटा लोन है, जिनका 5 से 6 हज़ार का EMI होगा, अगर उसका एक भी EMI रुक गया तो बैंक उसके उस ठेले को बिल्कुल जब्त कराने की कोशिश करती है। कहाँ है ये स्टेट सोशलिज्म?
जिस मोदी जी ने हमें गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ते समय कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, हमें भी लगा चलो भैया अच्छा है। प्रशांत शिंदे जी जय भीम, राजेश फंड जय भीम, ओम काले, लक्ष्मण वैराल सभी के लिए बहुत बहुत जय ज्योति, जय भीम, जय शाहू, जय जिजाऊ। मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, हमें कहाँ पता था कि आगे और भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, हमने आगे का सुना ही नहीं। आगे शायद ये भी कहा था कि बस पैक करके पार्सल करवा के मोदी और मल्ल्या के हाथ में भिजवा दूंगा, ज़रूरत पड़ने पर फिर मांग लेंगे उनके इलेक्शन के दौरान हमारे लिए। ये शैलेश बागुल जी, वी हैव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वी नीड proportional representation system. Yes, I agree with you, but for that thing it is a very essential thing that we have to together firstly, हमें इकट्ठे आकर पहले काम करना पड़ेगा, फिर हम इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के लिए हम काम कर सकते हैं। इस पर बहुत सारा काम किया भी हुआ है। भारत शिंदे जी जय भीम। अब स्टेट सोशलिज्म की जब बात हम कर रहे हैं तो इस स्टेट सोशलिज्म की बात में कितना ही बार हमें देखने को मिलता है कि यहाँ गरीब की लड़ाई जो है उसके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। यही ले लीजिए, अचानक से लॉकडाउन हो गया। ये जो लॉकडाउन हो गया ये अच्छा है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है, ये हमारी सेहत के लिए है, हमारी अच्छाई के लिए है। हम इसका पूरा पूरा पालन भी करेंगे, तभी तो हम घर पर बैठकर बाबा साहब के विचारों की जयंती मना रहे हैं। किंतु यही लॉकडाउन करते समय क्या मोदी जी ने इसके बारे में एक पल भी नहीं सोचा? दिए लगाने के अरेंजमेंट के लिए जो मोदी जी शुक्रवार को अनाउंस करते सुबह 9 बजे, और शुक्रवार का पूरा दिन, शनिवार का पूरा दिन अरेंजमेंट के लिए कार्यकर्ताओं को समय देते हैं, क्योंकि इवेंट अरेंज करना था ना। वही मोदी जी लॉकडाउन की घोषणा रात को 8 बजे करते हैं और 12 बजे से लॉकडाउन शुरू कर देते हैं। रात को 8 बजे लॉकडाउन और 12 बजे से उसका इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो कितने ही लोग होते हैं कि जिन लोगों को अपने इच्छित स्थल पर आना या जाना है वो आ जा नहीं पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी अफरा तफरी मचती है। और उसी की वजह से दिक्कत ये होती है कि कोरोना से जितने लोग नहीं मरे उतने लोग सिर्फ और सिर्फ इस एक्सीडेंट से मर गए। मोदी जी इस बात का भी कोई हमें जवाब नहीं देते। कभी थाली बजाने का वह हमें इवेंट देते हैं, कभी दिए जलाने का इवेंट देते हैं, किंतु मोदी जी इस बात का जवाब हमें नहीं दे रहे हैं कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, जिन लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं है, जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कार्ड नहीं है, जिनका बैंक का कोई खाता नहीं है, उनका और लॉकडाउन के दरमियान जिनकी रोजी रोटी बिल्कुल बंद है, तब ऐसे समय में ये लोग क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे? वो कह रहे कि हम हर एक के खाते में पहले 2,000 रुपये जमा करेंगे, फिर 5,000 जमा करेंगे। अरे भाई, जिनके पास खाता ही नहीं है या खाता खुलवाने के लिए कोई कार्ड ही नहीं है, आप उनका क्या करेंगे? तो मोदी जी कहते हैं आपके पास तो कागजात होने चाहिए। फिर वो सीएए और एनआरसी की बात करते हैं कि आपके पास कागजात क्यों नहीं है। क्या मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं आप भी? हाँ, आपने खुद के डिग्री के कागजात हमें नहीं दिखाए हैं और आप हमें कागजात मांग रहे हो। आप आपके डिग्री के कागजात नहीं, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ये कागजात नहीं है। यहाँ की कितनी ही घुमंतु जातियाँ हैं जिनके पास खुद के कागजात नहीं है। ये कागजात लोग कहाँ से लाएंगे? इन लोगों का लॉकडाउन के दरमियान क्या हाल होगा? बापू ताटे जी जय भीम, शुद्धोधन जगदन जी जय भीम, राम गुट्टे, नरेंद्र शिरवाडकर, आप सभी का स्वागत है। ये सभी जो लोग हैं, इन सभी लोगों को ये सोचना चाहिए था कि जब बाबा साहब एक तरफ स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं, तभी इस देश में जब कभी नई पॉलिसी बनती है, उस नई पॉलिसी में यहाँ जिनके पास कारोबार है उनके बारे में सोचा जाता है, जीएसटी हो या और कुछ हो। जो नौकरी वाले लोग हैं, गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग हैं, उनके बारे में भी सोचा जाता है। जो खेती करने वाले किसान हैं उनके पैकेज के बारे में भी सोचा जाता है। प्रसेनजीत आठवले, नीलेश कुंटे जी जय भीम, उनके बारे में भी सोचा जाता है। लेकिन जिनके पास खेत है आप उनके बारे में सोचोगे, जिनके पास घर है आप उनके बारे में सोचोगे, जिनके पास खेत भी नहीं है और जिनके पास घर भी नहीं है। जैसे कि इंदिरा जी के काल में इंदिरा जी ने कहा था, कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर, नसेल त्याचं काय? जो जोतेगा खेती उसकी खेती रहेगी,
जो रहेगा जिस घर में उसका वो घर होगा। अरे भाई, जिसके पास जोतने के लिए खेत ही नहीं है वो क्या कर सकता है? उसके लिए क्या करना होगा? क्या मोदी जी आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि आपने तो कहा था कम से कम आप अच्छे दिन लाएंगे। यहाँ स्टेट सोशलिज्म अभी भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बाबा साहब के आंदोलन के जो 4 पिलर है, एक पिलर हमने देखा कास्टलेस इकोनॉमी, दूसरा पिलर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट सोशलिज्म नहीं हो पाया है, तीसरा और चौथा हमें देखना है। फिलहाल विजय अवाड़े जी जय भीम, दीपक लोखंडे जी जय भीम, संदीप भास्कर लवांडे जी और आप सभी का, दिलीप जगताप जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तीसरा पिलर कि जो 2 पिलर हम देख रहे हैं कि स्टेट सोशलिज्म अभी भी हम तक नहीं पहुंचा है। गांव देहातों में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं, एक तो गलत शिक्षा व्यवस्था और गलत सिस्टम कुछ ऐसी बनाई है कि ना वो बच्चे, एक तो डिग्रियां बस लिए जा रहे हैं, बीए के बाद एमए, एमए के बाद बीएड के बाद डीएड, पीएचडी, और बस ऐसे डिग्रियां लेते जाते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड नाम की एक चीज़ होती है। व्हाट इज मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड? देखिए, चाइना ने बहुत तरक्की कर ली, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के बावजूद चाइना ने तरक्की कर ली, क्योंकि चाइना के पास जो जवान पॉपुलेशन थी उसका एक अच्छे से मैनेजमेंट उन्होंने कर लिया। जापान कितनी ही बार ध्वस्त हो गया और फिर उठकर फिनिक्स की तरह फिर खड़ा हो गया, क्योंकि जापान के पास जवान लोगों के, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा नौजवान लोगों की आबादी वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। और इस भारत के जवान लोगों की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, लोक सांख्यिकी लाभांश जिसे हम कहते हैं, ये लेने के लिए ज़रूरी था, सोनाली वाघमारे जी और बालाजी साल्वे जय भीम, डेमोग्राफिक डिविडेंड लेने के लिए ज़रूरी था कि इनका अच्छे से मैनेजमेंट करना। मोदी जी ने वादे तो बड़े अच्छे किए थे, बातें तो बड़ी अच्छी की थी, पर वो मिला नहीं हमें। ये अभी तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कुछ ठीक से हुआ ही नहीं। यहाँ हर साल कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं इस पर तो बहुत चर्चाएं हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े आंकड़े किसानों की खुदकुशी के आंकड़े हैं। उससे ज़्यादा बड़े आंकड़े जो लोग अच्छी सर्विस नहीं ले पा रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई के बाद बहुत ज़्यादा उदास और डिप्रेशन में जाकर खुदकुशियाँ कर रहे, उनके आंकड़े भी बड़े हैं। क्या इन पर हम कभी बोलेंगे? क्या इन पर हम कभी चर्चा करेंगे? क्या इनके लिए कोई अलग सी पॉलिसी यहाँ पर बन पाएगी? इस पर कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, 2 पिलर के बाद मैं ज़रा तीसरा पिलर पर आती हूँ। वो तीसरा पिलर कुछ ऐसा है कि भारत को बौद्धमय बनाया है। बाबा साहब के आंदोलन की सिर्फ और सिर्फ राजनैतिक समीक्षा करने वाले लोग ये समझ ले कि राजनैतिक और सांस्कृतिक सामाजिक ऐसे 2 पहलू अलग अलग है। मैंने पहले आपको 2 सामाजिक पहलू बता दिए, एक कास्टलेस इकोनॉमी, दूसरा स्टेट सोशलिज्म। अब मैं ज़रा सांस्कृतिक पहलू की तरफ आ रही हूँ कि भारत को बौद्धमय बनाना है। ये भारत को, मैं बहुत अच्छी हूँ बाबूराव जी, विवेक कामले जी जय भीम। ये भारत को बौद्धमय बनाने की चीज़ क्या है? तो देखिए कि भारत को बौद्धमय बनाना यानी सिर्फ नीले झंडे लहराना नहीं, या सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनना नहीं, या सिर्फ सफ़ेद मालाएं पहनना नहीं। भारत को ये चीज़ें एकदम सी बेईमानी सी है, ऐसे भी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। ये चीज़ें सिंबलाइजेशन के लिए ज़रूरी होंगी शायद, लेकिन सिर्फ सिंबलाइजेशन के तौर पर, सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पर जो हमारी पहचान हो रही है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आइडियोलॉजिकल लेवल पर कहाँ पर आ रहे हैं। आइडियोलॉजिकल लेवल पर हम क्या कर रहे हैं? प्रेम भैसारे जी, क्या राजीव भाई मोरे जी, मनोज संसारे जी, आप सभी का स्वागत है। अनिकेत निर्गुड़े, विक्रम शार्दुल, सभी का स्वागत है। ये जो सारे लोग हैं, इन सारे लोगों के लिए ये बात समझनी ज़रूरी है कि भारत बौद्धमय करना यानी क्या है। तो भाइयों, भारत बौद्धमय करना यानी साइंटिफिक एटीट्यूड रखना, जिसे हम विज्ञानवादी दृष्टिकोण कहते हैं। हमें विज्ञानवादी दृष्टिकोण रखना है। क्या विज्ञानवादी दृष्टिकोण अब तक हम रख पाए हैं? आप सोचिए,
इस देश के एक ऐसे राष्ट्रपति हुए मौलाना अब्दुल कलाम साहब कि कलाम साहब ने कहा 2020 में हमें इस देश को, भारत को महासत्ता बनाना है। भारत को महासत्ता हम कैसे बना सकते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बना सकते हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है? जिस देश में एक तरफ एक ऐसे राष्ट्रपति बनते हैं जो कह रहे हैं कि भारत को महासत्ता बनाना है, उसी देश में एक ऐसी प्रज्ञा ठाकुर नामक महिला भी है जो कहती है कि गोबर और गोमूत्र में विलक्षण शक्ति है। कितने ही ऐसे महंत है कि कोरोना पर अगर उपाय करना है तो गोबर खाना चाहिए, गाय का गोबर खाइए, गोमूत्र खाइए, ऐसे कह रहे हैं। अगर गोमूत्र और गोबर खाने से कोरोना जाता है, ऐसा उनका कहना है, तो आप देखिए, आप सोचिए कि क्या ये अमेरिका के लोग, चाइना के लोग, क्या ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अगर इतनी आसान बात है कि गाय का गोमूत्र लेने से, गाय का गोबर खाने से अगर कोरोना ठीक होता है, तो क्यों सारे आइसोलेशन वार्ड बना के रखे हुए हैं? क्यों सारी ये चीजें कर रखी है? अगर इस देश में विज्ञानवादी, अगर कुछ साइंटिस्ट, अगर दृष्टिकोण अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि प्रज्ञा ठाकुर का एक स्टेटमेंट आया कि हेमंत करकरे जी जो गए वो मेरे शाप की वजह से गए। इतनी औछी बात, इतनी अवैज्ञानिक बात करने वाली उसी प्रज्ञा ठाकुर को माननीय मोदी साहब ने इलेक्शन का टिकट दिया। ना सिर्फ टिकट दिया, उनको चुनकर भी लाया और चुनकर लाकर उन्हें सुरक्षा, देश का डिफेंस सिस्टम में बहुत अहम ओहदा भी दिया। कैसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला पाएंगे? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा कहाँ से? किसी ने कहा भाई थाल बजा लीजिए। चलिए एक बार हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे जितने भी नर्सेस है, स्टाफ है, पुलिस है, जितने भी हमारे लोग हैं, उन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञता हमारी दिखाने के लिए, हमारा आभार व्यक्त करने के लिए हम उनके लिए एक ताली बजा भी दें। पर उसे किस तरह से मनाया जाए? फिर 9 तारीख को हमारे मोदी साहब आए। हमें लगा भाई मोदी साहब आए हैं तो हमें कुछ और बताने जा रहे हैं कि इस देश में कोरोना पेशेंट्स की संख्या कितनी है, इस देश में कितने ऐसे पेशेंट हैं कि जो इम्पोर्ट पेशेंट है, यानी कि जो विदेश यात्रा करके आए हुए हैं। विदेश यात्रा के साथ कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको उनका इन्फेक्शन दूसरे लोगों को हुआ है, उनकी संख्या कितनी है, वेंटिलेटर्स की संख्या कितनी है, मेडिकल फंड कितना है। ये जय भीम ताई, काइंडली आंसर माय क्वेश्चन। ओके, आपका शायद कमेंट में गया होगा भाई जी, मनोज भाई जी, शायद मुझे वो क्वेश्चन नहीं दिखा होगा और रह गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा उसका समाधान करने की कोशिश करूँगी। अभी इतने सारी जब चीज़ें चल रही थी, इन सारी चीज़ों का जवाब देने की बजाय मोदी जी ने कहा दिए लगाइए। क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण था? अरे भैया, इस देश में लाइट बंद करके दिए जलाने की बजाय लॉकडाउन के दरमियान गरीबों के घर में चूल्हे जले हैं कि नहीं, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। गरीबों के घर में चूल्हे जलाने के लिए चाहिए एक अच्छा नियोजन, वो शायद यहाँ कोई दे नहीं पा रहा है। भारत को बौद्धमय बनाने का अर्थ यह है, ना सिर्फ धर्म का अर्थ है ये, ना सिर्फ कोई रिलीजियस दृष्टिकोण से ये बात रखी गई है। भारत को बौद्धमय बनाने की बात, बौद्ध, बुद्ध, कौन बुद्ध है, कौन बुद्ध होता है? तो बुद्ध यानी कोई पर्टिकुलर कास्ट में जन्मा व्यक्ति बुद्ध होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर कास्ट में जन्मी व्यक्ति कभी बुद्ध नहीं होती। बुद्ध होने के लिए बहुत आसान डेफिनेशन कही है, जो शुद्ध है वो बुद्ध है। आप खुद कहते हैं कि यहाँ कोई भी किसी को भी इस धम्म की दीक्षा दे सकता है। दीक्षा देने और लेने के लिए किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडिएटर लोगों ने धर्म के असली जो मतलब है वो सामान्य लोगों तक पहुँचने नहीं दिए हैं।
इस देश में ज़्यादातर धार्मिक मसले जो आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि धर्म और जो सामान्य लोग हैं उनमें, उनके बीच, मंदाताई जय भीम, अवधूत ठुमके जी जय भीम, उनमें धर्म और सामान्य लोग जो है, इनमें जो लोग मीडिएटर बने लोग हैं, इन लोगों ने सही धर्म के अर्थ नहीं समझने दिए और इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। बाबा साहब जब कह रहे हैं कि भारत को बौद्धमय बनाना है, यानी क्या करना है? भारत को बौद्धमय बनाना है यानी कि इस देश से अज्ञान का अंधेरा हटाना है, इस देश से अंधश्रद्धा हटानी है, जो ब्लाइंड फेथ भरे हुए है उस ब्लाइंड फेथ से इस देश को मुक्ति दिलानी है। इस देश के लोगों को प्रतीत समितपतिवाद का महत्व बताना है। क्या होता है प्रतीत समितपतिवाद? प्रतीत समितपतिवाद यानी कार्य कारण भाव। कोई भी चीज़ जब घटती है उसका कारण क्या है, क्यों ऐसे घटता है, उसके पीछे की असल वजह क्या है, ये तो हमें समझना पड़ेगा। बिना सोचे समझे अगर आप कोई चीज़ करोगे तो आप बिल्कुल ही बुद्ध की उस परिभाषा में नहीं बैठते हो। जैसे कि एक सहजता से एक उदाहरण मुझे सूझा, शायद गौतम उसगरे मेरे भाई ये लाइव देख रहे हैं और शायद वो मेरे साथ बहुत दिनों से काम कर रहे थे, तो वो भी इस बात के साक्षी है। हुआ यूँ कि मैं जिस गांव में रहती थी उस गांव में मेरा काम चलता था, मैं जानबूझकर अब नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो वहाँ पर हमारे एक कार्यकर्ता थे, सहयोगी कार्यकर्ता, उनकी माँ बड़ी बीमार थी। उनकी माँ 80 से 85 साल उम्र थी उनकी, और इतनी बेचारी बीमार थी और 3-4 भाई थे। 3-4 भाई मिलकर भी माँ की देखभाल करने में थोड़ा कम ही पड़ जाते थे और उनकी माँ को बहुत ज़्यादा चिकन बिरयानी खाने का जी ललचाया। उन्हें लगा कि नहीं मुझे ये चीज़ खानी है, कभी उन्हें लगता कि नहीं मुझे थोड़ा सा स्वीट डिश भी खाना है। लेकिन वो खाने के लिए घर में अब इतनी सारी जॉइंट फैमिली तो बहुत सारी बातें चलती। 2-3 बार ऐसे हुआ कि हमारे सहयोगी कार्यकर्ता सुबह सुबह अचानक से फ़ोन करते करते, अरे ताई माता जी गुजर गई। मैं गाड़ी निकालती, वहाँ पहुँचती, देखती तो माता जी तो अच्छी भली है। ऐसा 2-3 बार हुआ। एक बार सच में माता जी चल बसी। फिर उनका तीसरा दिन आया और उनके मृत्यु के तीसरे दिन को जलदान विधि का आयोजन किया। जलदान विधि के लिए मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जिसे हम पत्तों से बना हुआ जो थाल है, उस थाल में बहुत सारी चीज़ें परोसी हुई थी। उस थाल में गुलाब जाम भी परोसे हुए थे, जलेबी भी परोसी हुई थी। उस थाल में थोड़ा बहुत गोश्त भी था, उस थाल में कुछ राइस भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे लगा अरे ये क्या है? जो आदमी जब जीवित था तब उसे नहीं देखा गया, मरने के पश्चात उसे क्या पता चलेगा कि उसके थाल में आपने क्या रखा है, उसे खाने के लिए क्या दिया है। मृत्यु के बाद उसे देने के बजाय ज़रूरी है कि वो जीवित रहते उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ये इहलोक पारलोक ये चीज़ें बुद्धिज़्म में नहीं है। पारलोक में ये होगा, पारलोक में वो होगा, ये पारलौकिक चीज़ों का कोई स्थान नहीं होता। इहलोक में इस जन्म में क्या है इसके बारे में हम सोचेंगे। क्योंकि क्या आपने कभी किसी का उदाहरण सुना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात सूरज पाडले, विजया लाड़े, आकाश अहलवार, जयंत बर्वे, लक्ष्मण साल्वे, आप सभी का स्वागत है। तो क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मृत्यु के पश्चात किसी का फ़ोन आया है? कभी किसी का फ़ोन आपने रिसीव किया है? आपके आसपास में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो 2-4 दिन के पश्चात क्या उसका फ़ोन भी ना आया है? और फ़ोन पर क्या उसने कहा है, अरे हाँ हेलो जी मैं बात कर रहा हूँ, घर पर फ़ोन करने वाला था पर हमारी घरवाली जो है शायद रोते रोते उसका फ़ोन वो चार्ज करना भूल गई होगी, इसलिए मैंने आपके पास फ़ोन किया है, कृपया उसके आप फ़ोन देंगे? नहीं मैं यहाँ भला चंगा हूँ, मैं बहुत अच्छे से हूँ, मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ रंभा मेरे टकले पे तेल थाप रही है, उर्वशी मुझे पंखा चला रही है, मेनका मेरे लिए सोमरस के प्याले भर रही है। क्या किसी का ऐसा फ़ोन आया है? नहीं ना। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद किसका क्या होता है पता नहीं है। ज़रूरी है इस जन्म में हमारे जीवित रहते हम क्या करते हैं, हमारे मृत्यु के पश्चात हमारी समाधि बनाकर वहाँ पर कोई
एक फर्श, संगम रवरी फर्श बिठाकर उस फर्श पर लिखना कि ये फला फला की समाधि है, आपका जीवन व्यर्थ है। मरने के पश्चात बजाय किसी संगम रवरी फर्श पर आपका नाम देखने के, आपने जो कार्य किया है उस कार्य को याद में रखकर अगर लोग आपको याद कर रहे हैं तो सही मायने में आप जीवित हैं। आपका जीवित रहना धन्य है। भारत को बुद्धमय कराने की और एक बात ऐसी है, बाबा साहब कहते हैं जो लोग जिस समाज में जन्मे हैं, जिस जाति, जिस कुल, जिस परिवार में जन्मे हैं, उन लोगों के प्रति कुछ करने की चाह रखते हैं, वो लोग सही मायने में धन्यता के पात्र होते हैं। मसलन बहुत आसान सा उदाहरण है, देखिए कि कोई एक आध पौधा होता है, मिट्टी में बीज बोते हैं हम, उसी मिट्टी से वो क्षार पानी लेता है, खाद लेता है, पनपता है, पौधा बनता है, बीज का पौधा होता है, पौधे का पेड़ बनता है, और जब बड़ा सा पेड़ बनता है तो जिस मिट्टी से क्षार पानी खाद लिया है उसी मिट्टी को वो धूप नहीं लगने देता, उस मिट्टी को वो छांव देता है, उस मिट्टी को वो बिखरने नहीं देता। कभी अगर बहुत घनघोर वर्षा हुई तो वो मिट्टी अपनी जड़ों से वो पकड़ के रखता है। न बोलने चालने वाले, बोल चाल न करने आने वाले पेड़ पौधों में अगर इतनी ईमानदारी होती है तो हम जैसे जीवित लोगों में कितनी ईमानदारी होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। संतोष कुमार जी, स्वागत है आपका। ये सारी चीज़ें करते समय भारत को बौद्धमय बनाना है तो 2 से 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक कि हम किसी चमत्कारों पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी अंधविश्वास में हम विश्वास नहीं करेंगे, मृत्यु के बाद कोई पारलौकिक जीवन है यह बात हम बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। और अहम बात यह है कि हम पंचशील का, कम से कम पंचशील, अष्टांग मार्ग, 10 पारमिता, 22 प्रतिज्ञा, ये तो बहुत बड़ी पायदान हो गई, पर कम से कम हम पंचशील का पालन कर ले। प्रवीण बंसोड़ जी, स्वागत है आपका। पंचशील का पालन यानी क्या है? पंचशील का पालन यानी पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्न दाना वेरमणि, जो मेरा नहीं है वो मुझे नहीं लेना चाहिए, जो दूसरों ने किसी ने मुझे नहीं दिया है उसकी बगैर इजाज़त के मुझे वो नहीं लेना है, यानी कि मुझे चौर्य कर्म नहीं करना है। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मुस्सावादा वेरमणि, झूठ नहीं बोलना है, मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, और सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इन 5 चीज़ों का जो ध्यान रखते हैं वो कोई भी बुद्ध कहला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो किस जाति में जन्मे हैं। 3 चीज़ें हो गई। और अब चौथी चीज़, 4 पिलर एक्शन प्लान जिसे हम कहते हैं, जो विजय मानकर साहब ने बनाया था, मैं खासकर कोट कर रही हूँ। वैसे मैं अपने हर एक चर्चा में एक दार्शनिक और एक कार्यकर्ता को कोट करने की आगे भी कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि इन सभी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फाइनली एक्शन प्लान का जो चौथा पिलर है कि शासन करती जमात बनाना है। क्या हम शासन करती जमात बन सकते हैं? कैसे बने हम? यह शासन करती जमात बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शासन करती जमात बनाते समय हम बहुत बार देखते हैं कि यूपी की विजय गाथा महाराष्ट्र में बड़ी बताई जाती है कि यूपी में इतने सांसद चुनकर आए, यूपी में इतने एमएलए चुन के आए। वो रिजल्ट हमें महाराष्ट्र में नहीं दिखते हैं। हम कितनी ही बार जब यूपी, एमपी या गुजरात या अलग अलग जगहों पर जाते हैं और अपनी बात रखते हैं तो यूपी, एमपी के लोग हमें कहते हैं कि ताई, महाराष्ट्र के लोग बड़े ज्ञानी हैं, महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, महाराष्ट्र के लोग प्रबोधन भी अच्छा करते हैं, पर महाराष्ट्र में रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं? अगर महाराष्ट्र की भूमि इतनी ज्ञानियों से भरी पड़ी है तो महाराष्ट्र की भूमि उपजाऊ क्यों नहीं है? ये रिजल्ट क्यों नहीं दिखते हैं? तो जब हम इसके कुछ कारण ढूंढते हैं तो मुझे जो 3-4 मनोज संसारे जी मैडम हमें घर पे, क्या है ये, हमें घर पे सबने ये डिसाइड किया है कि अंतिम संस्कार भी हम नहीं करेंगे,
उसके बजाय हम बॉडी डोनेट करने वाले हैं। मनोज भाई जी, बहुत अच्छा विचार है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जय भीम ताई। अक्षय खुबरागड़े ताई, टिल डेट द मेन इशू हैज बीन डाइवर्टेड ऑन कम्युनल लाइन्स एंड मीडिया सपोर्ट ऑन डिफरेंट लाइन्स। यस, मैं उस बात पर आऊँगी। मनोज भाई, हमसे काफ़ी दूर है, जिसका हमें बहुत गर्व है। ओके, आप सभी का स्वागत है। मैं बात कुछ बताने जा रही थी कि क्या मुझे जो लगता है, जो मेरा आकलन है कि रिजल्ट किस बात पर नहीं आ रहे हैं, मुझे सबसे बड़ा एक उसका कारण यह लगता है कि हम अगर यूपी और महाराष्ट्र इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में हमें कुछ ऐसे लगता है कि यूपी में एक्सपेरिमेंटल टूल पर ज़्यादा काम हो रहा था। अब इस इलेक्शन में फिर वहाँ पर भी थोड़ी सी कुछ चीज़ें कम पड़ गई है। महाराष्ट्र में एक्सपेरिमेंटल टूल से भी ज़्यादा इमोशनल टूल पर काम होता है। और मान्यवर कांशीराम जी कहते हैं इमोशनल टूल से मूवमेंट नहीं चलती है। इमोशनल टूल थोड़ा बहुत ज़रूरी होगा शायद, लेकिन सिर्फ इमोशनल टूल के बलबूते पर ही अगर आप पूरा आंदोलन कामयाब करने की कोशिश कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। इमोशनल टूल से काम नहीं होगा, उसके साथ ही साथ यहाँ का सोशल इंजीनियरिंग क्या है, यहाँ की दूसरी पर्याप्त हमारी साधन सामग्री क्या है, उस पर भी देखना पड़ेगा, उस पर भी तवज्जो करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमें ये जाति वगैरह सबका निर्मूलन करना है, हम ये जाति निर्मूलन की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ लोग फिर इलेक्शन में कंटेस्टेंट के सामने उसकी जाति का भी वर्णन और ब्यौरा लिखते जाते हैं। दो चीज़ें जैसे बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरों को करने वाली है। एक तो मूवमेंट को ये इमोशनल टूल पर लाने वाले जो लोग हैं वो ज़रा समझ ले कि सिर्फ इमोशनल होने से आपका काम नहीं बनेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल भी सोचना पड़ेगा। और अगर आइडियोलॉजिकल आपको सोचना है तो आपको चाहिए कि ग्रास रूट में कितना काम हो रहा है। सिर्फ मीडिया पर ग्लैमर दिखाने से काम नहीं होगा, ज़रा ग्रास रूट में काम करना पड़ेगा। दूसरा ये कि बजाय ग्रास रूट में क्या चल रहा है उसका पूरा जायजा लेने के, उसका पूरा एक्नॉलेजमेंट या फीडबैक लेने के, आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आ रही न्यूज़ के हिसाब से कैलकुलेशन बना रहे हैं तो ये गलत होगा। क्योंकि एक्नॉलेजमेंट और फीडबैक बड़ा ज़रूरी है कि नीचे का फीडबैक क्या है। मैं आपको एक आसान सी बात एक बहुत अच्छे से समझा दूं। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, वो स्वतंत्रता आंदोलन से रही पार्टी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो आज की स्थिति है या कांग्रेस ने जितने इलेक्शन देखे हैं, अगर उस इलेक्शन में देखा जाए जितना मैंने 1999 से देखा है आज तक, महाराष्ट्र में कांग्रेस अकेले 288 सीट नहीं लड़ती है, या पूरे भारत भर में भी वो पूरे 543 सीट वो नहीं लड़ती है। वो क्या कर रही है कि जितनी अलग अलग रीजनल पार्टीज है उन पार्टीज के साथ साझेदारी करने की कोशिश करती है। इवन दो महाराष्ट्र में भी वह यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है उनके साथ साझेदारी करने की कोशिश करती है। वही चीज़ बीजेपी की है। बीजेपी भारी बहुमत में आई हुई पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। इतना होने के बावजूद भी बीजेपी जब महाराष्ट्र का इलेक्शन लड़ती है तो वो साझेदारी करने की कोशिश करती है दूसरी पार्टियों के साथ। फिर वो महादेव जानकर की पार्टी बहुत बड़ी छोटी होगी, शायद उनके 1 से 2 ही एमएलए होंगे, या स्वाभिमानी शेतकरी संगठन राजू शेट्टी शायद 1 एमएलए होगा, पर साझेदारी करते हैं उनके साथ। वो 288 सीट लड़ाने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए 288 सीट हम लड़ रहे हैं ये दिखाने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ये सारे सीट्स लड़कर हम ये सत्ता हासिल कैसे कर लें।
मुझे लगता है कि हमारी दिक्कत कुछ अलग हो रही है। हम साझेदारी की जो राजनीति है वो राजनीति शायद करने से कतरा रहे हैं। हम साझेदारी की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे बिल्कुल नहीं कर रहे कि साझेदारी की राजनीति करेंगे तो ही बचेंगे, बिल्कुल नहीं। किंतु जब हम साझेदारी की अगर राजनीति हमें अलग अलग राजकीय पार्टियों से नहीं करनी है, तो कम से कम जितनी भी अम्बेडकराइट विचारधारा की पार्टियां हैं, क्या वो ही हम इकट्ठे आ सकते हैं? तो वैसे भी नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने पिछले 1-2 इलेक्शन में देखा, मैंने कितने सारे स्टेटमेंट देखे थे। मैंने भी खुद बहुत सारे वीडियोस में कहा था कि अगर आप सभी इकट्ठे आ रहे हो तो हम आपके बिल्कुल जूते तक अपने आंचल से पहुंचने के लिए तैयार है। फिर कहीं कवाड़े सर ने भी कहा कि हाँ, सबने इकट्ठे आना चाहिए। इस बार तो बीएसपी भी इस मूड में थी कि हाँ, सबने इकट्ठे आकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब सब लोगों ने वैभव देशमुख जी, अनंत पलसमकर, रविंद्र रिपोर्टे जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयदीप गायकवाड़ जी, आप सभी का स्वागत है। ये जो साझेदारी का जो राजनीति है, ये साझेदारी की इलेक्शन अगर राजनीति सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां करती है, जिनकी 2-2, 4-4 जगहों पर सत्ताएं होती है, वो अगर साझेदारी की राजनीति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। दूसरी बात, हम पॉलिटिकल मूवमेंट और सोशल मूवमेंट दो चीज़ों को अलग नहीं रख रहे हैं, हम दोनों को इकट्ठे रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर मोदी जी, हमें पता है कि वो कितने कट्टरपंथी हिंदू है और वो हिंदुत्ववाद को फैलाने के लिए किस तरह से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये होने के बावजूद भी मोदी इलेक्शन के दौरान मुस्लिम वोट्स लेने के लिए वो मस्जिदों में जाते हैं, नमाजी टोपी पहनते हैं। जब वो नमाजी टोपी पहनते हैं तो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या अलग अलग जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग ऐसे नहीं मानते कि मोदी ने धर्म बदला है। वो ऐसे मानते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। वो इसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मानकर चलते हैं और ये बात कबूल लेते हैं। लेकिन यही चीज़ जब अम्बेडकराइड राजनीतिक पार्टियां करने की कोशिश करती है, तो हमारे जो सोशल आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं वो उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। जैसे कि अगर बहन जी जब कहती है कि मैं बहुजन से अब सर्वजनवाद की तरफ जा रही हूँ, तो लोग कहते हैं अरे तुम्हें बहुजन होता तो तुम्हें सर्वजन का विषय काढला, ये चीज़ कहाँ से आ गई। या जब कभी भारी बहुजन महासंघ के नेता एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब जो है, वो जब किसी दगड़ू शेठ हलवाई के किसी गणपति मंदिर में जाते हैं, तो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अरे राजनीतिक पार्टी चलानी है। राजनीतिक पार्टी चलाते समय एक राजनीतिक नेता के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर उसे वोट सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लेने हैं, तो सभी जाति और सभी धर्मों के उनकी प्रथा परंपराओं का सम्मान भी उसे करना है। और इसी हिसाब से वो वहाँ पर गए हैं। बजाय यह समझने के हम उसे ट्रोल करने में ज़्यादा धन्यवाद मानते हैं। कहीं ना कहीं हम राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन इन दोनों को बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं, और यह मिक्स करने की वजह से हमारी परेशानी और बढ़ रही है। हमारी और एक बड़ी परेशानी है, जैसे कि हमारा कोई है तो वो हमसे ही हमारी ही जाति की पार्टी में काम करे। हाँ, जाति की पार्टी, ये बड़ी दिक्कत है। हमारी ही जाति की पार्टी, वो दूसरी पार्टी में नहीं काम करना चाहिए। ये कहाँ की बात हो गई। आप सोचिए, अगर मराठा कम्युनिटी की बात की जाए तो कुछ मराठा सांसद, कुछ मराठा एमएलए जैसे कांग्रेस में है, वैसे वो एनसीपी में भी है, वैसे ही वो शिवसेना में है, मनसे में है, बीजेपी में है या और कई पार्टियों में है। पर जब मराठा रिजर्वेशन की बात आती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब कभी ब्राह्मण की हम बात करते हैं तो कुछ ब्राह्मण बीजेपी में है, कुछ ब्राह्मण आनंद परांजपे जैसे, कुछ एनसीपी में है, कुछ ब्राह्मण कांग्रेस में भी है, कुछ ब्राह्मण शिवसेना में भी है, कुछ ब्राह्मण और कुछ पार्टियों में भी है।
पर जब अपने हित की बात आती है तो सब इकट्ठे आते हैं। वो कतई ऐसे नहीं कहते कि अरे मैं इस पार्टी में हूँ, मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है तो सारे ब्राह्मण बीजेपी में ही काम करेंगे और जो दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं हम उनको नहीं मानेंगे। ऐसे नहीं करते वो कहते हैं कि भाई चल तू तेरी पार्टी में काम कर, जब मेरी पार्टी के साथ मैं अपने एजेंडे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, जब तेरी पार्टी की सत्ता आएगी तो तेरी पार्टी के हिसाब से हम अपने एजेंडे को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसा नहीं हो रहा है। हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत ये है कि राजनीतिक आंदोलन में सामाजिक आंदोलन कुछ इस तरह से घुसाया है कि लोगों को लगता है कि नहीं, आप इस पर्टिकुलर पार्टी में काम करेंगी तभी। सुधाकर राय बोले जी, भाई जी आपका स्वागत है, आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में काम करेंगे तभी आप अम्बेडकराइट कहलाएंगे, और अगर आप उस पार्टी में काम नहीं करेंगे मतलब आप अम्बेडकर द्रोही है। भाई ये तो वो जिहादी लोगों जैसी बात हो गई। ये तो ये जो सारे जो कट्टरपंथी लोग होते हैं या जो मोदी के जो भक्त है, ये मोदी के भक्तों जैसी बात हो गई कि मोदी के भक्त कहते हैं कि हमारी बात मानोगे तो देशभक्त कहलाओगे, हमारी बात का विरोध करोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। ऐसे ही हमारे में हो गया कि हमारी पार्टी में काम करोगे तभी अम्बेडकरवादी कहलाओगे, हमारी पार्टी में नहीं रहोगे तो बस अम्बेडकर द्रोही हो। नहीं चलेगी बात। ये सनातन वृत्ति है, ये तालिबानी वृत्ति है, और इस वृत्ति का विरोध तो करना होगा अजब बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन विरोध करते समय भी वो दार्शनिक तौर पे होना चाहिए, ना किसी को बहुत निचले स्तर पर जाकर किसी को बहुत ज़्यादा आहत ना करना हो। अब ये सारा चलते समय इस आंदोलन को हम एक कामयाब आंदोलन कैसे बनाएं? तो कामयाब आंदोलन बनाने के लिए पहले तो हम एक दूसरे का आदर करना समझ लें, क्योंकि बीजेपी में अगर जितने भी संगठन आते हैं वो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू जन जागृति है, सनातन प्रभात है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये सारे एक दूसरे को ब्रदरहुड से देखते हैं, ये सारे एक दूसरे को भातृ संगठन की हैसियत से देखते हैं। और अम्बेडकराइट मूवमेंट में जितने भी संगठन आते हैं उनको भी यह एक तरह से सीखना होगा कि हम एक दूसरे को ब्रदरहुड की तरफ से क्या देख सकते हैं, क्या हम एक दूसरे को क्या हम भातृ संगठन की हैसियत से देखते हैं। आप सोचिए, जब विश्व हिंदू परिषद वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में बात करता है तो विहिप वाला कहता है वो विद्यार्थियों के लिए काम करने वाली हमारी विंग है, हमारी विंग विद्यार्थियों के लिए काम करने वाली। जब बजरंग दल के बारे में एबीवीपी वाला बात करता है तो वो कहता है धर्म के विंग में रिलीजियस विंग में काम करने वाली वह हमारी विंग है। लेकिन जब यही लोग मीडिया में बैठकर हमारे बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं अरे यांच्यात तो खूपच गट आहेत, देखो ये कितने स्प्लिट है, ये कितने ज़्यादा फ्रिक्शंस है यहाँ पर। हमारे में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, ये हमसे पहले जो मीडिया में बैठे ओपिनियन मेकर्स है वो ओपिनियन मेकर्स ज़्यादा बताते हैं। और ये जितने भी ओपिनियन मेकर्स है ये हमने इतने अच्छे से पर्कुलेट हो जाते हैं कि हम में फिर कुछ आते हैं जो हमें बताने की कोशिश करते हैं, ये करोगे तो अम्बेडकरवादी, वो करोगे तो अम्बेडकरवादी। वो बजाय दूसरों को आहत करने के, वो बजाय दूसरों की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करने के, वो अपने ही भाई बहनों को आहत करने में ज़्यादा धन्यता मानते हैं। वो बीजेपी पर बोलने की बजाय, वो दूसरे दलों पर बोलने की बजाय अपने ही जो भाई है उनको ट्रोल करने में ज़्यादा धन्यता मानते हैं। आप सोचिए, अगर आपको लगता है कि एकाध पार्टी की कोई चीज़ गलत है आप उसे बिल्कुल समझाइए, पर उससे ज़्यादा गलत चीज़ जो आरएसएस और बीजेपी से होती है क्या उस पर आप बात करते हो? आप उस पर तो बात नहीं कर रहे हो। एक अहम बात, हमारी राजनीति क्यों सफल नहीं होती?
हमारी राजनीति सफल होने के लिए जो बाबा साहब ने कहा था कि जब तक सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, इन दोनों के बीच की जो खाई है वो ख़त्म नहीं होती, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो पाएगी। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कामयाब करने के लिए ज़रूरी है हमें इकोनॉमिकल, बुद्धिस्ट इकोनॉमी के बारे में सोचने की। भाई और बहनों, आज के लिए बहुत ज़्यादा समय तक बात हो गई। ये बात और ज़्यादा करनी है मुझे इसके और ज़्यादा कारण और परिणाम चर्चा करने हैं। हम चाहेंगे कि कल के एपिसोड में इस पर हम और चर्चा करें, लेकिन आप जिस तरह से सहयोग दे रहे हैं, हम खास कर कहना चाहेंगे कि JNU से डॉक्टर बालकृष्ण वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से देख रहे हमारे तिलक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह से कनाडा कलगरी से देख रहे सुखवंश जाखू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। USA से संदीप चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात से विजय वाघेला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटका से भारत वाघमारे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंध्र से ज्योति राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी स्टेट के लोग जो ये लाइव देखकर हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी आज ही के एपिसोड को कल और कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे और कल बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, लॉकडाउन में भी रहकर, और घर घर में पहुंचेंगे, बाबा साहब का विचार पहुंचाएंगे और इमोशनल राजनीति करने वाले लोगों को सबक भी सिखाएं। थैंक यू। जय ज्योति, जय भीम, जय शाहू, जय जिजाऊ।